स्टार प्लस के लेटेस्ट एपिसोड क्योंकि सास भी कभी बहू थी मैं आपका स्वागत है। मुंबई की क्लॉथ इंडस्ट्री में तुलसी को एक बड़ा अवार्ड मिला। यह अवार्ड 6 सालों के संघर्ष के बाद उसे मिला था और इस अवार्ड को देखकर मिहिर और नोएना को ऐसा लगा जैसे उनकी पूरी दुनिया बदल गई हो। यह वो रात थी जिसका इंतजार इंडियन टेलीविजन के इतिहास में पिछले 6 सालों से किया जा रहा था। यह कहानी एक टूटे हुए रिश्ते, एक बिखरे हुए परिवार और एक ऐसी महिला की है जो राख से उठकर अंगार बन गई। आज की रात मुंबई के वर्ली इलाके के सबसे आलीशान और प्रतिष्ठित होटल द रॉयल ओबेरॉय में कुछ खास हो रहा था। होटल की हर एक दीवार और छत सुनहरी रोशनी में नहाई हुई थी। बाहर करोड़ों की गाड़ियां खड़ी थीं। रोल्स, मेबक और मर्सिडीज जैसी महंगी गाड़ियों की कतार यह दर्शा रही थी कि आज रात यहां देश के सबसे बड़े बिजनेस नाम मौजूद हैं। होटल के बॉल रूम का तापमान 18 डिग्री था, लेकिन वहां मौजूद लोगों के दिलों में ज्वालामुखी सा गुस्सा और घुटन महसूस हो रही थी। सबसे आगे की कतार में मेहर, वीरानी और नोएना बैठी थीं। मेहर, जो आज भी अपनी पुरानी शान में लुका हुआ था, उसके चेहरे पर पिछले 6 सालों का हिसाब दिख रहा था। सफेद बाल और नींद की कमी ने उसकी आंखों के नीचे काले घेरे बना दिए थे। वह सॉफ्ट टक्सिडो पहने हुए था, लेकिन उसकी पकड़ में जिन हाथों से ग्लास कांप रहा था वह किसी भी बात का संकेत दे रहे थे। वहीं नोएना अपने भारी गहनों और साड़ी में दिख रही थी, पर उसकी आंखों में असुरक्षा की लहर साफ दिख रही थी। हॉल के दूसरे हिस्से में एके लॉजिस्टिक्स के मालिक अंगद, वीरानी और उसकी पत्नी वृंदा बैठे थे। यह अंगद वही था जिसने अपनी मेहनत और ईमानदारी से एक बड़ा साम्राज्य खड़ा किया था। उसके चेहरे पर वह सुकून था जो सिर्फ सच्ची मेहनत और संघर्ष से आता है। अंगद के पास पैसा था, लेकिन वह अपने पिता मिहिर को कभी माफ नहीं कर सकता था। उसे आज भी याद था वो काला दिन जब मिहिर ने उसकी मां तुलसी पर चरित्रहीनता का आरोप लगाया था। अंगद और उसकी मां ने बारिश में भीगते हुए घर छोड़ा था और इसने अंगद को हमेशा के लिए अपने पिता से दूर कर दिया था। मिहिर के परिवार का दूसरा सदस्य रतिक, जो वीरानी खानदान का वारिस था, चुपचाप बैठा हुआ था। उसकी आंखों में गहरी उदासी थी। रतिक को यह महसूस हो रहा था कि उसने गलत का साथ देकर अपनी सारी खुशियां खो दी थीं। तभी अचानक म्यूजिक बंद हो जाता है और लाइट्स भी मंद हो जाती हैं। ड्रम रोल की आवाज होती है और होस्ट मंच पर आते हैं। होस्ट एक भारी आवाज में बोलते हैं, आज की शाम का सबसे बड़ा अवार्ड वह महिला पाने जा रही हैं जिसने अपने जीवन के सबसे बड़े तूफान से लड़ते हुए खुद को साबित किया है। और फिर होस्ट एक ठहराव के बाद कहते हैं, प्लीज वेलकम द आयरन लेडी ऑफ टेक्सटाइल्स, मिसेस तुलसी वीरानी। तुलसी का नाम सुनते ही हॉल की हवा जैसे थम सी जाती है। मिहिर का हाथ कांपते हुए ग्लास से हट जाता है। नोएना का चेहरा पीला पड़ जाता है। रतिक की आंखों में चमक आ जाती है और अंगद अपनी सीट से खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों में जीत की मुस्कान होती है। तुलसी, जो अब अपनी पहचान से परे एक नई छवि में सामने आई थी, धीरे धीरे स्टेज की ओर बढ़ने लगती है। उसकी चाल में एक खास ठहराव था और उसकी साड़ी का हल्का सा पल्लू हवा में लहराता हुआ उसके रास्ते को रोशन कर रहा था। जैसे ही वह मिहिर की टेबल के पास से गुजरती है, सभी की निगाहें उसकी ओर जाती हैं। मिहिर के दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। उसे लगता है कि तुलसी अब रुकेंगी और उसकी ओर देखेंगी, लेकिन वह उसकी पूरी तरह अनदेखी करती है। तुलसी ने मिहिर को ऐसा अनदेखा किया जैसा कि वह उस परिवार का हिस्सा कभी नहीं रही हो। उसने मिहिर की ओर एक बार भी मुड़कर नहीं देखा और न ही उसके चेहरे पर कोई भावनाएं थीं। मिहिर का हाथ हवा में लटक जाता है और वह एक चुपचाप खड़ा रह जाता है। यह अनदेखी मिहिर के लिए एक बेहद गहरी चोट थी। तुलसी स्टेज तक पहुंचती है जहां उसे अवार्ड दिया जाता है। वह अवार्ड को हाथ में लेकर उसे बहुत गौर से देखती है, जैसे वह किसी और धातु के टुकड़े को नहीं बल्कि अपने संघर्ष के पूरे सफर को देख रही हो। वह माइक के पास जाती है और बोलना शुरू करती है, नमस्ते मुंबई, यह शहर कभी मेरा घर था, फिर यह पराया बन गया और आज मैं यहाँ एक मेहमान के रूप में आई हूँ। तुलसी की यह स्पीच न सिर्फ मिहिर बल्कि पूरे हॉल में मौजूद लोगों के दिलों को छू जाती है। वह आगे कहती है, यह अवार्ड मेरा नहीं है, यह उन हजारों महिलाओं का है जिन्होंने कच्छ के रेगिस्तान में रहते हुए अपनी मेहनत से खुद को साबित किया है।
मैंने बंदेज इसलिए नहीं शुरू किया क्योंकि मुझे बिजनेस करना था, मैंने यह इसलिए शुरू किया क्योंकि मुझे यह सवाल का जवाब चाहिए था कि क्या एक महिला की पहचान सिर्फ उसके पति के नाम से होती है। तुलसी के शब्दों में वह ताकत थी जो पूरे हॉल को अपनी ओर खींच रही थी। हम महिलाओं को हमेशा यही सिखाया जाता है कि हमारा सहारा पिता, फिर पति और फिर बेटा होते हैं। लेकिन मैंने सीखा कि सबसे मजबूत सहारा हमारी अपनी रीढ़ की हड्डी होती है। जब आप मालिक होते हैं तो कोई भी आपको घर से नहीं निकाल सकता। तुलसी की यह बातें सीधे सीधे मेहर के चेहरे पर वार कर रही थीं। उसकी पूरी स्पीच एक तमाचा थी उन सबको जो समझते थे कि महिला सिर्फ पुरुष के सहारे जी सकती है। स्पीच खत्म होने पर हॉल तालियों से गूंज उठा। अंगद गर्व से खड़ा हो गया, वृंदा की आंखों में आंसू थे और ऋतिक ने राहत की सांस ली। तुलसी अवार्ड लेकर मंच से उतरने लगी, लेकिन इस बार उसने वही रास्ता चुना जो मिहिर से दूर था। अंधेरे में खड़ा था अंगद, और जैसे ही रोशनी उस पर पड़ी, तुलसी का सख्त चेहरा अचानक से ममता से भरा हुआ हो गया। अंगद ने दौड़ते हुए अपनी मां को गले लगा लिया और दोनों एक दूसरे के आंसू पोंछते हुए खड़े हो गए। यह वो क्षण था जब तुलसी ने अपनी पूरी ताकत और खुद को साबित कर दिया था। वह यह नहीं देखता कि लोग क्या कहेंगे, नहीं, उसे इस बात का एहसास है कि वह एक मल्टी मिलियनेयर है। वह बस एक बेटा है जिसे 6 साल बाद अपनी मां मिलती है। वह दौड़ते हुए आता है और भरे हॉल में तुलसी के पैरों में गिर जाता है। तुलसी झुककर उसे उठाती है और अपने सीने से लगा लेती है। यह दृश्य इतना भावुक है कि इसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। 6 साल तक एक बेटा अपनी मां की आवाज सुनने को तरसा है, और जब वह अपनी मां को फिर से पाता है तो वह फूट फूट कर रोने लगता है, जैसे कोई छोटा बच्चा हो। उसके गले से बस एक ही शब्द निकलता है, मां। तुलसी उसके आंसू पोंछती है, उसका माथा चूमती है और कहती है, रोता क्यों है पगले? देख, मैं आ गई ना, मैं तो हमेशा तेरे साथ थी। तुलसी की आवाज भर्रा जाती है। तभी वहां वृंदा अपने बच्चों के साथ आती है और तुलसी उन्हें पहली बार देखती है। वह घुटनों के बल बैठ जाती है और बच्चे हैरानी से उसे देखते हैं। वृंदा कहती है, यह आपकी दादी माँ है। बच्चे दौड़कर तुलसी के गले लगते हैं और तुलसी उन्हें चूमती है, अपनी गोद में उठाती है। यह दृश्य एक परिवार के प्यार से लबालब भरा हुआ है, जहां दौलत का कोई दिखावा नहीं है, सिर्फ शुद्ध प्रेम है। लेकिन इस खुशनुमा नजारे को दूर खड़ा मेहर देख रहा है और उसे ऐसा महसूस होता है जैसे वह कांच की दीवार के उस पार खड़ा हो। वह चिल्लाना चाहता है, वह उस परिवार का हिस्सा बनना चाहता है, लेकिन उसके पैर जंजीरों से बंधे हैं, उसके अपने अहंकार की जंजीरें। वह देखता है कि उसका खून, उसका बेटा अंगद, उसकी पत्नी तुलसी, उसके पोते पोतियां सब वहां हैं, लेकिन वीरानी नाम वहां नहीं है। मेहर की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और नोयना उसे रुमाल देती है, लेकिन मेहर गुस्से से उसे परे हटा देता है। तभी एक और साया वहां आता है, ऋतिक। ऋतिक, जो अब तक अपने पिता के पास बुत बनकर बैठा था, अपनी मां को देखकर खुद को रोक नहीं पाता। उसका शरीर कांप रहा है। वह धीरे धीरे डरते डरते तुलसी की तरफ बढ़ता है। उसके कदम भारी हैं, उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही है। अंगद ऋतिक को अपनी तरफ आते देखता है और उसका चेहरा सख्त हो जाता है। वह अपनी मां के सामने खड़ा हो जाता है, जैसे वह ऋतिक की परछाई से भी उसे बचाना चाहता हो। अंगद को गुस्सा है कि ऋतिक ने मुश्किल वक्त में मां का साथ नहीं दिया और उसी पापी बाप के साथ ऐश करता रहा। लेकिन तुलसी तो मां है और वह अंगद को कंधे से पकड़कर धीरे से साइड करती है। वह ऋतिक की आंखों में वह दर्द पढ़ लेती है जो वह जुबान से नहीं कह पा रहा। ऋतिक तुलसी के सामने सर झुकाकर खड़ा हो जाता है और वह नजरें नहीं मिला पा रहा। ऋतिक की आवाज टूट जाती है, मुझे माफ कर दो मां, मैं कायर हूं। तुलसी आगे बढ़ती है और वह ऋतिक का चेहरा अपने हाथों में लेती है और उसे ऊपर उठाती है। वह कहती है, नजरें मत झुका मेरे बच्चे, तूने वही किया जो तुझे सही लगा। तूने अपने पिता को नहीं छोड़ा, यह तेरी वफादारी थी। मैं तुझसे नाराज नहीं हूं। तुलसी ऋतिक को भी गले लगा लेती है और ऋतिक मां के कंधे पर सिर रखकर बच्चों की तरह रोने लगता है।
एक तरफ अंगद, दूसरी तरफ ऋतिक और बीच में तुलसी। यह तस्वीर संपूर्ण है, लेकिन यह मिलन अधूरा है क्योंकि इसका एक हिस्सा मेहर गायब है। मेहर अब और नहीं रह सकता। जलन, पछतावा और तड़प उसे बैठने नहीं देती। वह अपनी कुर्सी गिराकर खड़ा हो जाता है और पागलों की तरह लड़खड़ाते कदमों से तुलसी की तरफ बढ़ता है। लोग उसे देख रहे हैं। यह एक तमाशा बन गया है। मेहर वीरानी, जिसकी एक आवाज पर मुंबई रुक जाती थी, आज एक भिखारी की तरह अपनी पत्नी की ओर भाग रहा है। वह चिल्लाता है, तुलसी, मेरी बात सुनो। इन बच्चों की बातों में मत आओ। घर चलो, मैं सब ठीक कर दूंगा। नोएना चली जाएगी, सिर्फ हम रहेंगे। यह सुनकर तुलसी, जो अब तक बच्चों की तरफ देख रही थी, रुक जाती है। उसके शरीर में एक शरद धारा दौड़ जाती है। वह धीरे से पलटती है और हॉल में सन्नाटा छा जाता है। तुलसी अंगद के कंधे पर हाथ रखती है और उसे शांत रहने का इशारा करती है। अंगद पीछे हटता है, लेकिन उसकी मुट्ठियां अभी भी भिंची हुई हैं। अब तुलसी और मेहर आमने सामने हैं। 10 फीट की दूरी, 10 साल का फासला। मेहर की आंखों में एक उम्मीद की किरण जागती है। वह हाथ जोड़कर कहता है, तुलसी, घर चलो प्लीज। मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। तुलसी के चेहरे पर एक अजीब सी शांति है, जो तूफान के बाद आती है। वह मेहर को ऊपर से नीचे तक देखती है, जैसे किसी पुरानी टूटी हुई चीज को देख रही हो। वह धीमे स्वर में पूछती है, घर? कौन सा घर मिस्टर वीरानी? वह ईंट पत्थर का ढांचा जिसे आप शांति निकेतन कहते हैं, वह तो कब का खंडर हो चुका। मेहर गिड़गिड़ाता है, मैं उसे फिर से घर बना दूंगा तुलसी, बस तुम वापस आ जाओ। तुलसी हल्का सा मुस्कुराती है, एक दर्दनाक मुस्कान जो मेहर के दिल को चीर देती है। वह कहती है, आप समझे नहीं मिस्टर वीरानी, आपको घर चलाने के लिए तुलसी की जरूरत है क्योंकि आप कमजोर हैं। लेकिन मुझे अपनी दुनिया चलाने के लिए किसी मेहर की जरूरत नहीं। मेरा घर अब मुंबई नहीं है, मेरा घर कच्छ है। वह औरतें मेरा परिवार हैं। और रही बात मेरे बच्चों की, वह अंगद और उसके परिवार की तरफ इशारा करती है। मेरा परिवार यहाँ खड़ा है, आबाद है, खुश है। इसमें आपकी कोई जगह नहीं है, मेहर कहता है। लेकिन ऋतिक तो मेरे साथ है। क्या तुम अपने बेटे को मेरे पास उस नर्क में छोड़ दोगी? मेहर ऋतिक को ढाल बनाने की कोशिश करता है, लेकिन तुलसी ऋतिक की तरफ देखती है। ऋतिक उम्मीद भरी नजरों से मां को देखता है और उसे लगता है कि शायद मां उसके लिए रुक जाए। तुलसी ऋतिक के गाल पर हाथ रखती है और कहती है, ऋतिक बच्चा नहीं है, वह अपना फैसला खुद कर सकता है। जिस दिन उसे घुटन महसूस होगी, वह आ जाएगा। मैं उसे जबरदस्ती खींचकर नहीं ले जाऊंगी, लेकिन मैं इस दलदल में वापस कभी नहीं आऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इतना कहकर तुलसी मुड़ जाती है और अंगद का हाथ पकड़कर कहती है, चलो बेटा, मेरी फ्लाइट का समय हो रहा है, मुझे वापस जाना है, वहां काम रुका पड़ा है। अंगद अपनी मां का हाथ थाम लेता है, जैसे बचपन में थामता था। वृंदा बच्चों को गोद में लेती है और वे सब एग्जिट गेट की तरफ बढ़ने लगते हैं। पीछे से मेहर भागने की कोशिश करता है। तुलसी, तुम ऐसे नहीं जा सकती। लेकिन होटल के सिक्योरिटी गार्ड्स, जिन्हें शायद अंगद ने इशारा किया था, मेहर को रोक लेते हैं। वह खड़े होकर चिल्लाता है, लेकिन तुलसी हॉल के बड़े दरवाजे से बाहर निकल जाती है, बिना एक बार भी पीछे मुड़कर देखे। उसके पीछे उसका बेटा, बहू और पोते हैं और वह जा रही है अपनी आजादी की तरफ, अपनी शर्तों पर जीने। अब हॉल में सिर्फ मेहर खड़ा है, अपनी महंगी घड़ी, अपनी दौलत और नोएना के साथ दुनिया का सबसे गरीब और लाचार इंसान महसूस करता है। ऋतिक भी वहां खड़ा है, अपनी मां को जाते हुए देख रहा है। उसकी मुट्ठियां भिंची हुई हैं और उसकी आंखों में अब एक फैसला दिखाई दे रहा है। वह भी जल्द ही उस सोने के पिंजरे को तोड़ने वाला है। और आप देख रहे थे एसजी सीरियल अपडेट्स। अगली अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।